नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। और तो शुरू करते हैं कार्यक्रम और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। वो सवाल जो आपने पूछे हैं मेरे YouTube वीडियोस पर कमेंट करके। तो पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है संजीव सारस्वत जी ने। संजीव जी, आपने बताया कि आप अगले 4 महीने में अपने जॉब से रिटायर होने वाले हैं और इसके लिए 40 लाख रुपए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी स्मॉल कैप फंड में। और साथ ही आपने कहा स्मॉल कैप के साथ साथ बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और हाइब्रिड अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप 7 ईयर्स के लिए इक्वल रेशो में। उसके बाद वहाँ से आप क्या करेंगे, SWP करेंगे। और क्योंकि अभी मार्केट ओवर वैल्यूड है, इसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी ये है कि आप 10 लाख रुपए ईच फंड हाउस के आर्बिट्राज फंड में आप पार्क कर दें और वहाँ से आप 25,000 रुपीज़ पर मंथ की STP करें। आपने आर्बिट्राज फंड इसलिए चुना है क्योंकि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं। तो क्योंकि जब आर्बिट्राज फंड से स्विच होगा इक्विटी फंड में, जिन फंड्स की आप बात कर रहे हैं इक्विटी या हाइब्रिड की, तो रिडम्पशन पर आपको टैक्स कम लगेगा किसी लिक्विड फंड या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड या किसी डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के मुकाबले। तो ये ठीक है कि आप आर्बिट्राज फंड में पैसों को पार्क करके वहाँ से STP कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यदि पैसे आपके पास अवेलेबल हैं तो STP करने की बजाय इन पैसों को आप अगले 2-3 महीने में पूरे इन्वेस्ट कर दें हाइब्रिड स्कीम्स में। और उसके बाद आप इंतजार कीजिए 7 ईयर्स का, जैसे आपने कहा, और फिर 7 ईयर्स के बाद आप उन्हीं फंड से SWP कर सकते हैं। तो यदि आप मेरी इस राय से सहमत हो तो आप मुझे बताइए ताकि मैं आपको कुछ फंड्स के नाम भी सजेस्ट कर सकूं। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है अंगद सिंह ने। अंगद जी, आपने कहा है कि आप की जो इनकम है पर मंथ वह है 25,000 रुपये की और 5,000 रुपये आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपने कहा है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि आपको इंडेक्स फंड में करना चाहिए क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कम होता है, या पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका AUM ज़्यादा है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में करें कि नहीं करें क्योंकि इसका भी AUM ज़्यादा है। तो AUM ज़्यादा कम पर आप ध्यान मत दीजिए। पहली बात, आप यदि नए इन्वेस्टर हैं तो आप ज़्यादा रिस्क ना लें, आप कम जोखिम वाले फंड्स में इन्वेस्ट करें। रिटर्न्स आपको फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले बेहतर मिल सकें, इतनी ही उम्मीद करके चलें, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेंगे आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है और फिर आप शायद म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट ना करें आगे, या फिर वहाँ से एग्जिट कर जाएं। तो मेरी राय यह है, यदि शुरुआत कर रहे हैं तो पहली बात, आपका नज़रिया लंबा होना चाहिए। दूसरी बात, शुरुआत में आप बैलेंस एडवांटेज फंड्स जो कि हाइब्रिड फंड्स हैं उससे शुरुआत करें और उसके साथ ही आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें। आने वाले समय में जब आपको म्यूचुअल फंड्स की अच्छी समझ हो जाएगी, उसके बाद आप बिल्कुल थोड़े अग्रेसिव फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस वक्त पर वैसे भी मार्केट की वैल्यूएशन स्पेशली स्मॉल कैप की, मिड कैप की काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो इस वक्त स्मॉल कैप में एंटर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। मिड कैप में भी आप एंटर ना करें। लार्ज कैप इंडेक्स को आप शामिल कर सकते हैं क्योंकि SIP के जरिए आप निवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगा, यदि 5,000 रुपये आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें से 2,500 आप कर दें बैलेंस एडवांटेज फंड में। और बैलेंस एडवांटेज फंड में आप यदि थोड़ा सा अग्रेसिव फंड लेना चाहते हैं तो आप SDFC बैलेंस एडवांटेज फंड कंसिडर कर सकते हैं। और थोड़ा सा आपको यदि डाउन साइड ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है, आपको गिरावट में गिरावट थोड़ी कम हो, ऐसा फंड चाहिए तो ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड कंसिडर किया जा सकता है। इन दोनों में से दोनों ही फंड्स अच्छे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड जो है थोड़ा सा जो उसका मॉडल है वो अग्रेसिव है मेरे हिसाब से, और रिटर्न्स के हिसाब से आप बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये आपको देखना है किस फंड में करना है। लेकिन बैलेंस एडवांटेज फंड में 2,500 रुपीज़ पर मंथ की आप SIP कीजिए। दूसरा फंड होगा आपके लिए एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड, और यहाँ पर आप आदित्य बिरला सन लाइफ,
निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड को कंसिडर कर सकते हैं, या फिर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड कंसिडर किया जा सकता है। तो एक कोई भी आप निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड कंसिडर करें। तो मैंने यहां पर आपको 2 फंड सजेस्ट किए हैं, आप इन फंड से शुरुआत कीजिए और आपका एक्सपीरियंस जब अच्छा होगा तो आप लंबे समय के लिए निवेशित रहेंगे और फिर आने वाले समय में आप डेफिनेटली दूसरी कैटेगरीज में स्विच कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है स्वप्निल यादव ने। स्वप्निल जी, आपने कहा है कि आप लास्ट 1 ईयर से SIP कर रहे हैं 25,000 रुपीज़ पर मंथ, 20 ईयर्स का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है और 5 करोड़ का आप टारगेट लेकर चल रहे हैं। आपके पोर्टफोलियो में स्कीम्स हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 5,000, क्वांट इंडिया स्मॉल कैप फंड 5,000, कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड 5,000, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड 2,000, क्वांट एक्टिव फंड जो कि मल्टी कैप फंड है 2,000, क्वांट टैक्स सेविंग फंड 2,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 2,000 और HDFC S&P BSE इंडेक्स फंड 2,000 रुपीज़। तो आपका जो एलोकेशन है वो स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा है लार्ज कैप के मुकाबले, इवन मिड कैप के मुकाबले। देखिए लास्ट 1 ईयर स्मॉल कैप के लिए बहुत अच्छा रहा है और आप बहुत खुश होंगे, आपने अच्छे रिटर्न्स अर्न किए होंगे, लेकिन एक ध्यान रहे कि अब स्मॉल कैप की वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, तो आपको संभल कर चलना है और यदि करेक्शन आता है तो यहाँ पर स्मॉल कैप में गिरावट भी अच्छी देखने को मिलेगी। यदि आप में धैर्य है, आप बने रह सकते हैं तो बिल्कुल बने रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये ध्यान रहे कि स्मॉल कैप की वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और थोड़ा सा यदि आप इसमें बदलाव करेंगे, स्कीम्स अच्छी हैं तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। इस वक्त पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए, HDFC S&P BSE इंडेक्स फंड में ज़्यादा होना चाहिए और स्मॉल कैप में कम होना चाहिए। लेकिन होता यह है कि जब आपने परफॉर्मेंस देखी है तो ऐसे में ऐसा लगता है कि यही कैटेगरी या यही स्कीम्स बेटर परफॉर्म करेंगी, तो आप इस पर डिसीजन ले सकते हैं। पर मेरे हिसाब से ये जो एलोकेशन है ये काफ़ी अग्रेसिव है और मार्केट में गिरावट आती है तो आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। कुछ दिन पहले एक किसी व्यूअर ने कमेंट भी किया था, मैं यहाँ पर नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि क्यों ऐसी आप एडवाइस दे रहे हो और लार्ज कैप में तो करना ही नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए SIP आपको स्मॉल कैप में ही करनी चाहिए। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग और एसेट एलोकेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। ऐसा किसने कहा कि स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट मत कीजिए या आप सेक्टोरल या थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर आपको मार्केट की नॉलेज है तो डेफिनेटली जिस वक्त पर जिस थीम में अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिस मार्केट सेगमेंट में बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद है आपको वहाँ पर करना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप एक तरह के सेक्टर्स में या एक तरह के मार्केट कैप में ओवर एक्सपोज होंगे और उस वक्त पर जब वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हो तो फिर ये काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे तो हमने देखा है कि डिफेंस थीम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। लास्ट 1 ईयर में डिफेंस थीम HDFC डिफेंस फंड की हम बात करें तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो क्या इसका मतलब है कि अब इन्वेस्टर्स को बाकी कैटेगरी से निकलकर डिफेंस थीम में ही जाना चाहिए? या इवन यदि मैं बात करूं कि लास्ट 1 ईयर में मिरे एसेट फांग प्लस फंड ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, करीब 90% का रिटर्न डिलीवर किया है लास्ट 1 ईयर में, तो क्या इन्वेस्टर्स को फांग प्लस में ही इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ऐसा नहीं है, कोई भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी, पर्टिकुलर सेगमेंट एक वक्त पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए। और साथ ही यदि आप ये भी समझते हैं कि आपने सही समय पर उस कैटेगरी में अच्छा पैसा बनाया है तो आपको पोर्टफोलियो को रीबैलेंस भी करना चाहिए। तो स्मॉल कैप फंड्स डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप के मुकाबले बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त स्मॉल कैप में ओवर एक्सपोज रहें, ओवर वेटेड रहें। तो पोर्टफोलियो में टाइम पर रीबैलेंसिंग भी ज़रूरी है। बट स्वप्निल जी, आपके क्वेश्चन को मैं पूरा करूंगा। तो एक तो यह है कि थोड़ा सा यहाँ पर स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज़्यादा है, आपने 1 साल पहले ही शुरुआत की है और 1 साल में आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको यहाँ पर बदलाव करना चाहिए। अब बात करते हैं 20 साल में 5 करोड़ की। तो यदि आप यहाँ पर कुल मिलाकर 25,000 की SIP कर रहे हैं
तो ये ऐसे तो आप कहेंगे कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 15% का CAGR आपको यहाँ पर एज्यूम करना चाहिए। मैं कर दूंगा कैलकुलेशन 15% से भी, पर पहले 12% से कैलकुलेशन करते हैं। 25,000 रुपया महीना 20 ईयर्स के लिए, 12% का CAGR तो बनते हैं करीब 2,30,00,000 रुपीज़। और यदि हम 12% के बजाय 15% एज्यूम कर लें तो बनते हैं करीब 3,32,00,000 रुपीज़। तो इसके लिए यदि आपका टारगेट है 5 करोड़ का तो आपको अमाउंट तो बढ़ाना होगा, ये तो बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त पर ना कर पाएँ तो कोई बात नहीं, आप स्टेप अप कीजिए, आप ईयर आफ्टर ईयर अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाइए ताकि आप अपना गोल अचीव कर सकें। तो आपको दो बातें करनी हैं, एक तो पोर्टफोलियो को थोड़ा रीबैलेंस करना चाहिए, ये मेरी राय है, और दूसरी बात आपको कैलकुलेशन के हिसाब से समय के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। ऑल द बेस्ट टू यू। लेते अगला सवाल जो पूछा है राहुल पाठक ने। राहुल जी, आपने कहा है कि आपके पास हैं 6 लाख रुपए और आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या करें? एक साथ अभी इन्वेस्ट कर दें या मार्केट के करेक्ट होने का इंतज़ार करें? देखिए, मार्केट को टाइम करना तो मुश्किल काम है और मेरे हिसाब से ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आप कब तक इंतज़ार करेंगे ये कहना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इंतज़ार ना करें, आप बिल्कुल इन्वेस्ट करें। हाँ, ये ज़रूरी है कि 6 लाख रुपए एक साथ लमसम में इन्वेस्ट करने हैं तो आपको इन्हें डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में करने की बजाय आपको हाइब्रिड फंड्स में करना चाहिए। फिर बाद में जब मार्केट अगर नीचे आता है, थोड़ा करेक्शन आता है, तब आप स्विच कर लें इक्विटी फंड्स में। तो इस वक्त पर आप एक काम करें, आप पैसों को, एक कैटेगरी होती है इक्विटी सेविंग्स फंड। इक्विटी सेविंग्स फंड्स में थोड़ा डेट, बाकी आर्बिट्राज और थोड़ा इक्विटी हो सकता है। तो आप इक्विटी सेविंग्स फंड में पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक ही चॉइस हो सकती है आपके पास। दूसरा यह है कि आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी एलोकेशन 10% टू 25% का होता है मैक्सिमम, तो यहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ समय के बाद जब मार्केट की वैल्यूएशन ठीक हो जाए, और ऐसा नहीं कि करेक्शन आएगा तो ही वैल्यूएशन ठीक होंगी, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनीज की बैलेंस शीट ठीक हो जाएंगी, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो भी ये ऑटोमेटिकली मार्केट की वैल्यूएशन करेक्ट हो जाएंगी। तो कुछ भी होगा, इस वक्त पर मार्केट एक्सपेंसिव है, जब मार्केट की वैल्यूएशन ठीक हो जाए तब आप इक्विटी फंड्स में स्विच कर सकते हैं। तो इस वक्त पर जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी सेविंग्स फंड, ये फंड आप कंसिडर कर सकते हैं, और साथ ही SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, ये फंड कंसिडर किया जा सकता है। तो इस तरह के फंड्स में आप पैसों को फिलहाल पार्क कर दें और इंतजार करें कुछ समय के लिए, जब मार्केट करेक्ट हो तब आप स्विच कर सकते हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है नजरुद्दीन जी ने, और आपने कहा है कि आप मेरा हर वीडियो देखते हैं और एक महीने में ये आपका 4th मैसेज है। माफ़ी चाहूँगा, मैंने आपका मैसेज पहले देखा नहीं, तो चलिए कोई बात नहीं, आज मैं आपका प्रश्न लेता हूँ। और कुछ दिन से आप SIP कर रहे हैं और आपके पोर्टफोलियो में है ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड, जिसमें 3,000 रुपीज़ की SIP हो रही है। ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, उसमें 2,000 रुपीज़। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, जिसमें 2,500। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसमें 1,000, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 2,000 रुपीज़ की आप SIP कर रहे हैं। 10,500 रुपीज़ टोटल इन्वेस्ट हो रहे हैं और 12 से 15 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है। 1 करोड़ रुपये आपको चाहिए। तो पहले चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 10,500 से 12% के CAGR पर, जो मैं अक्सर कैलकुलेट करता हूँ, 15 साल में कितना बन पाएगा। तो 15 ईयर्स में 12% के CAGR पर करीब 60 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। तो आपको अपने टारगेट अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप 10% का स्टेप अप करते हैं, यानी कि हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10% से बढ़ाते जाते हैं, तो भी आप 1 करोड़ रुपये यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 ईयर्स में। अब आते हैं स्कीम्स पर। स्कीम में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्योंकि आपका नज़रिया 12 से 15 साल का है, तो लार्ज कैप फंड भी है आपके पास में, थोड़ा एलोकेशन स्मॉल कैप में, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसका भी मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में ही है, और लार्ज कैप में डोमेस्टिक और साथ साथ ओवरसीज़ इक्विटी भी है, तो ये फंड भी अच्छा है।
और ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड जो है ये एक अलग तरह का फंड है जो कि इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जहां पर किस तरह की अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है। यानी कि कोई भी ऐसे रीजन हो सकते हैं, चाहे वो रिस्ट्रक्चरिंग हो या फिर कोई एक्विजिशन और मर्जर हो, तो इस तरह के स्टॉक्स जिन्हें इस तरह की सिचुएशन से फ़ायदा मिल सकता है वहाँ इन्वेस्ट किया जाता है। तो मेरे हिसाब से यदि आप 12-15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस फंड से निकलकर यदि आप एक मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो बेहतर रहेगा। मिड कैप आपके पोर्टफोलियो में मिसिंग है, लार्ज कैप है। और लार्ज कैप देखिए, आपने ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड भी लिया हुआ है, ब्लू चिप फंड, और साथ में आपने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड भी लिया हुआ है। इसका एलोकेशन भी लार्ज कैप में, चलो कोई बात नहीं, लार्ज कैप में एक्सपोजर ज़्यादा है, चलेगा। आपने एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड लिया हुआ है। इसके बजाय यदि आप ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड के बजाय आप यदि बैलेंस एडवांटेज फंड लेंगे तो ये मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर रहेगा। और जो आपके पास इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है उससे निकलकर आप एक मिड कैप फंड ऐड करें, और मिड कैप फंड में आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड या फिर निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, इस तरह के फंड को कंसिडर कर सकते हैं। तो ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड एक अच्छा फंड है, लेकिन क्योंकि आप एक नए इन्वेस्टर हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन काफ़ी लंबे समय का है, इसके लिए मैंने आपको मिड कैप फंड लेने की सलाह दी है। तो इस तरह से कुछ बदलाव करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।